वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। 6th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। सारे विकल्प देखिए। पहला है भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार आंध्र प्रदेश में है। सेकंड स्टेटमेंट है विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। थर्ड है कनाडा विश्व में सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादक देश है। अब इन स्टेटमेंट को देख करके बताइए कौन सा या कौन से कथन सही दिए गए हैं। इसका राइट आंसर आपको चूज करना होगा ऑप्शन डी। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार आंध्र प्रदेश में है और विश्व में यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, भारत में आंध्र प्रदेश में है और विश्व में कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन विश्व में सर्वाधिक जो उत्पादक राज्य है यूरेनियम का वो कजाकिस्तान है, ना कि इसमें कनाडा होगा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, कजाकिस्तान। ठीक है, बाकी ऑप्शंस आपको करेक्ट दिए गए हैं। 7th क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। पहला है भारत का जनसंख्या घनत्व 382 था। सेकंड है भारत का लिंग अनुपात 943 था। थर्ड है भारत का शिशु लिंग अनुपात 0 से 6 वर्ष के बीच जो है वो 919 था और भारत की साक्षरता दर 74% थी। 2011 की जनगणना से प्रश्न यूपीपीएससी हमेशा पूछती है क्योंकि अभी नया डेटा नहीं आया है, तो पुराने डेटा ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसमें चाहे वो आरओ या री एग्जाम हो या फिर यूपीपीसीएस, दोनों में ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अब ये जो यूपीपीसीएस की टेस्ट सीरीज है ये आरओ जो बच्चे पेपर दे रहे हैं वो भी देखेंगे अच्छे से। ठीक है, तो दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही दिया गया है, लेकिन जो भारत की साक्षरता दर है ये गलत दी गई। ये कितनी थी, 73% थी, ना कि 74%। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। पहले सारे विकल्प को देखेंगे तो पहला है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है। सेकंड है 2011 की जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 17.51% है। थर्ड स्टेटमेंट है 2011 की जनगणना के अनुसार केरल राज्य का जो लिंगानुपात है वो सबसे अधिक है। कौन से ऑप्शंस करेक्ट दिए गए हैं इनको आप ऑप्शन देख करके बताएंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पहला और तीसरा। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वो क्यों इनकरेक्ट है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो कुल जनसंख्या का 16.51% है, ना कि 17.51%। ये गलत दिया गया था, बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 9th क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। तो पहला उत्तर है उत्तर प्रदेश का सौंदर्य जिला झारखंड के साथ सीमा साझा करता है। सेकंड उत्तर प्रदेश का सौंदर्य जिला छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है और थर्ड उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। फोर्थ उत्तर प्रदेश एमपी के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है। उपयुक्त कथन देख करके सही उत्तर का चयन कीजिए, कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है कि सौंदर्य जिला झारखंड से अपनी सीमा साझा करता है, छत्तीसगढ़ से भी सीमा साझा करता है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे छोटी सीमा साझा करता है, ना कि सबसे लंबी, जबकि मध्य प्रदेश से सबसे लंबी सीमा साझा करता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी दोनों करेक्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है 2011 की जनगणना उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सही विकल्प का चयन करना है। पहला सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। सेकंड सबसे अधिक 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग की जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज है। थर्ड सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला जो जिला है वो गौतम बुद्ध नगर है। इनमें से कौन से कथन सही दिए गए हैं? इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। सबसे अधिक जनसंख्या यूपी में किसकी है? प्रयागराज की। 0 से 6 वर्ष आयु की जनसंख्या वाला जिला सबसे अधिक है वो प्रयागराज है। सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाली बात की जाए तो गौतम बुद्ध नगर है। 11 क्वेश्चन है 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 की है, उसके संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है झाड़ियों का सबसे अधिक क्षेत्रफल आगरा जिले में दर्ज किया गया है। सेकंड राज्य में मौजूद कुल वनावरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.15% है और थर्ड राज्य के कुल 4 जिलों में मध्यम संघ मौजूद ही नहीं है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही दिए गए हैं? इसका राइट आंसर आप चूज करेंगे ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट राइट है। 12th क्वेश्चन है 17वीं उत्तर प्रदेश वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के संबंध में सही विकल्प चुनें। पहला विकल्प राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या 1 है, कुल संख्या 1 है। सेकंड राज्य में वनों के क्षेत्र के बाहर के वृक्षों का विस्तार 13,096 वर्ग किलोमीटर आंका गया है। थर्ड राज्य में मौजूद कुल वृक्ष आवरण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.08% है। ऊपर दिए गए में से कौन से कथन सही है ये बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में करेक्ट दिए गए हैं। जो वन स्थिति रिपोर्ट है 2021 की आपको तैयार रखें, जब तक नया डेटा नहीं आता है तो आप यूपी की भी याद रखेंगे और भारत की भी याद रखेंगे। 13 क्वेश्चन है विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2022 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों वाले 3 सबसे बड़े गंतव्य क्षेत्रों को व्यवस्थित करें। ऑप्शन है यूरोप, एशिया और अफ्रीका। ऑप्शन बी यूरोप, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन। सी अफ्रीका, एशिया और उत्तरी अमेरिका। डी है यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका। विश्व प्रवासन रिपोर्ट 2022 किया है, इसमें अंतरराष्ट्रीय प्रवासियों वाले 5 सबसे बड़े गंतव्य क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले यूरोप यहाँ पे 87 मिलियन अर्थात 30.9%। ठीक है, इसके बाद एशिया का कितना 86 मिलियन अर्थात 30.5% लगभग। उत्तरी अमेरिका का 59 मिलियन जो कि 20.9% रहा। अफ्रीका का 25 मिलियन रहा। ठीक है, ये आ जाता है 4th नंबर पर 9%। और इसके बाद आता है लैटिन अमेरिका और कैरिबियन, यहाँ पर 15 मिलियन रहा जो कि 5.3% हो जाएगा। 14th क्वेश्चन है विश्व विकास रिपोर्ट 2023 के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। पहला है वर्ष 2022 में कुल वैश्विक अनुमानित प्रेषण 781 बिलियन अमेरिकी डॉलर से पहुंचकर इसे बढ़कर 794 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। सेकंड है विदेशों में काम करने वाले भारतीयों की आय में 120% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है।
थर्ड है भारत में काम करने वाले भारतीयों की आय में 40% की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया गया है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, देख करके सही उत्तर का चयन करें। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं जो कि विश्व विकास रिपोर्ट 2023 की है। कई रिपोर्ट्स आपसे पूछी जाती हैं, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये 2023 है, ठीक है। और भी कुछ रिपोर्ट्स हैं जिनके डेटा पूछे जाते हैं, इंडिया की रैंकिंग पूछी जाती है, या फिर वो कौन जारी करता है, ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये जो प्रश्न आप कर रहे हैं ये पूरा वही पैटर्न है जो यूपीपीएससी पूछता है, और इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे ढंग से सॉल्व कीजिए, प्रिपेयर कर लीजिए जो भी आपको नहीं प्रिपेयर है, और अपना स्कोर जरूर देख लीजिए, जो गलतियां हो रही वो आगे ना हो। 15th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संगठक क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आता है? ऑप्शन ए गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन बी संत कबीर नगर, ऑप्शन सी है शामली, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें संत कबीर नगर नहीं आता। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के संगठक क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं वो देखिए, मेरठ है, गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, शामली और मुजफ्फरनगर है। 16th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला स्टेटमेंट है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख में समुद्रगुप्त को धर्म प्रचार बंधु कहा गया है। सेकंड है नालंदा ताम्रपत्र अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। थर्ड है समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा का चित्रण किया गया है। फोर्थ है समुद्रगुप्त के शासन में कांची का पल्लव शासक विष्णुगुप्त था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 17th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला है अशोक का एरागुडी शिलालेख बलिवर्द शैली में लिखा गया है। सेकंड है अशोक को धर्मराज की उपाधि से सम्मानित किया गया था। थर्ड है अशोक ने 11वें शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है। फोर्थ है कंधार में स्थित अशोक का शरे कुना शिलालेख एक द्विभाषी शिलालेख है जिसमें ग्रीक और अरमाइक लिपियों का एक साथ उपयोग किया गया है। इनमें से कौन से कथन सही दिए गए हैं, ये आपके सामने ऑप्शन से देख करके सही उत्तर चूज करिए। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन बी, पहला, दूसरा और चौथा स्टेटमेंट करेक्ट है। थर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि अशोक ने अपने 11वें नहीं 13वें शिलालेख में, ठीक है, 8वीं जातियों का उल्लेख किया था। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। 18th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनें। पहला है रुद्र दामन का जूनागढ़ शिलालेख धनानंद द्वारा सौराष्ट्र का पश्चिमी भारत में विलय सिद्ध करता है। सेकंड है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सौराष्ट्र में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त था जिसने सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चयन करें। केवल पहला कथन सही है, दूसरा, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला इनकरेक्ट है, क्यों? क्योंकि रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख जो कि 150 ईस्वी का है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा सौराष्ट्र का पश्चिमी भारत में विलय सिद्ध करता है, ना कि धनानंद द्वारा। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? चंद्रगुप्त मौर्य। बाकी स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी राइट है। 19th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है भारत में रेशम का प्राचीनतम साक्ष्य महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में प्रवरा नदी के तट पर स्थित निवासा से प्राप्त हुआ है। सेकेंड स्टेटमेंट है मौर्य काल में व्यापारिक कारवां के मुखिया को सातवाह के नाम से जाना जाता था। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके बताइए कौन सा कथन सही है। ओनली फर्स्ट, ओनली सेकेंड, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों स्टेटमेंट राइट हैं। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला है औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उसके काल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर अधिकांश पुस्तकें फारसी भाषा में लिखी गई थी। सेकंड है सल्तनत काल में शाहजहां ने मुगल काल में फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग का गठन किया था। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कीजिए और करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन ए है ओनली फर्स्ट, ऑप्शन बी है ओनली सेकेंड, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड सेकेंड, बोथ, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। राइट आंसर इसमें होगा सही विकल्प है ऑप्शन ए, पहला ही कथन सही है। ठीक है, औरंगजेब ने संगीत को इस्लाम विरोधी माना था और इसलिए उस पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन उसके काल में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर अधिकांश पुस्तकें फारसी भाषा में लिखी गई थी। संगीत विरोधी होते हुए भी औरंगजेब स्वयं एक कुशल वीणा वादक भी था। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, वो देखिए क्यों।
सल्तनत काल में बात की जाए तो फिरोज शाह तुगलक ने, और मुगल काल में शाहजहां ने, और आधुनिक काल की बात की जाए तो गवर्नर जनरल था डलहौजी। इसने लोक निर्माण विभाग का गठन किया था, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। 21st क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला कथन है, मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ की थी। सेकंड है, भारत में जजिया कर सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। थर्ड है, मोहम्मद बिन तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही दिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने 1330 में सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ की। भारत में जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। लेकिन ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया था? वो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था, ना कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। 22nd क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला है, रजनी पालमे दत्त ने औपनिवेशिक भारत के आर्थिक इतिहास को 3 चरणों मुक्त व्यापार, वाणिज्यिक पूंजीवाद और वित्तीय साम्राज्यवाद में विभाजित किया था। सेकंड है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप लॉर्ड कर्जन के समय में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित किया गया था। इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं? राइट आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप कैनिंग के समय पर, ना कि कर्जन के समय पर, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ था। तो यहाँ पर कैनिंग होता तो सही हो जाता, कर्जन गलत होगा। 23rd क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मिलान करें। एक तरफ राजवंश दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानियां हैं। पहला है, जैसे होयसल वंश, इसकी राजधानी बतानी है काकतीय वंश की, सेन वंश की और पाल वंश की। राजधानियों में द्वार समुद्र है, अमकोंड है, मुंगेर है और लखनौती है। अब इनको इन दिए गए कोड के अनुसार मैच करेंगे। अगर आपको किसी एक की भी याद है, मान लीजिए आपको काकतीय वंश की पता है अमकोंड, तो बी का हो जाएगा सेकंड, और बी का सेकंड कहाँ दिया गया? ऑप्शन बी में, यही करेक्ट आंसर। या फिर आपको होयसल वंश की पता थी, तो होयसल वंश की थी द्वार समुद्र, ऑप्शन ए का फर्स्ट है। सी का सेन वंश की थी लखनौती, और पाल वंश की थी मुंगेर, ऑप्शन बी करेक्ट है। अगर होयसल वंश के संस्थापक की मैं बात करूं तो नृपकाम द्वितीय थे, इनकी राजधानी थी द्वार समुद्र। काकतीय वंश का जो संस्थापक था वो बेताराजा प्रथम था, और ये अमकोंड इसकी राजधानी थी। सेन वंश सामंत सेन इसका संस्थापक था और लखनौती राजधानी होगी। पाल वंश का जो संस्थापक था वो गोपाल था, मुंगेर इसकी राजधानी थी। 24th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहले सारे विकल्प देख लीजिए। पहला है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी। सेकेंड है, पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ी गई थी। थर्ड है, मराठों को अहमद शाह अब्दाली ने हराया था। और फोर्थ है, पानीपत की तीसरी लड़ाई मुगल सम्राट बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल के दौरान लड़ी गई थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए और सही उत्तर बताइए कौन सा होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है। चौथा क्यों इनकरेक्ट है वो भी देख लीजिए। पानीपत की तीसरी लड़ाई मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय, ना कि बहादुर शाह प्रथम। तो शाह आलम द्वितीय के मध्य लड़ी गई थी, शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में लड़ी गई थी। पानीपत की तीसरी जो लड़ाई थी वो शाह आलम द्वितीय के समय पर लड़ी गई थी, ना कि बहादुर शाह प्रथम के समय पर। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 25th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। पहला, भारत में मुस्लिम राज्य की नींव रखने का श्रेय मोहम्मद गोरी को जाता है। सेकंड है, बलबन ने पारसी नववर्ष की शुरुआत पर मनाए जाने वाले उत्सव नवरोज की भारत में शुरुआत की थी। थर्ड है, रुकनुद्दीन फिरोज दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसकी केवल एक पत्नी थी। ऊपर दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा कथन सही है। भारत में मुस्लिम राज्य की नींव किसने रखी? मोहम्मद गोरी। बलबन ने पारसी नववर्ष की शुरुआत की थी, ठीक है, इसे नवरोज बोलते थे। लेकिन नसीरुद्दीन महमूद होगा जिसकी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसकी एकमात्र पत्नी थी, नसीरुद्दीन महमूद, ना कि रुकनुद्दीन फिरोज।